नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप फिशरीज सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो या आप किसी एग्रीकल्चर एग्जाम जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, नाबार्ड या आरआरबी एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम 2025 तक जो फिशरी सेक्टर में जितने भी अपलिफ्टमेंट हुए हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हाइलाइट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि कौन कौन से हाइलाइट हैं जिनको हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन पूरा इंफॉर्मेटिव रहेगा। इसमें हर प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी जो आज के पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। सबसे पहले हम इंडियन फिशरी सेक्टर को जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्थिति अभी क्या है फिशरी सेक्टर में, और कोस्टल जो आपका एरिया है वो कितना हो चुका है, कोस्टल लेंथ आपकी कितनी बढ़ चुकी है, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले जो इंडियन कोस्टल लेंथ है वो बढ़ चुकी है अभी रिसेंट डेटा के अनुसार। इसके अलावा डेवलपमेंट जो है फिशरीज या फिशर मेन सेक्टर में क्या देखने को मिला है। गवर्नमेंट के द्वारा फिशरी सेक्टर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं जैसे कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आपकी ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसान क्रेडिट कार्ड जो फिशरीज के लिए लाया गया था, धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, नेशनल फिश फार्मर्स डे है, प्रोटेक्शन ऑफ फिशरी सेक्टर है, एग्वाकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन मेरीन फिशरीज, मॉडर्नाइजेशन इन फिशरी सेक्टर एंड देयर आफ्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और ये सारे आपके पार्ट हैं जो आज के इस सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज अगर भारत की बात करते हैं तो टोटल फिश प्रोडक्शन में भारत वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और टोटल वर्ल्ड का जो आउटपुट है ग्लोबल आउटपुट उसमें 8% कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड लेवल पर 100 किलोग्राम आपका फिशरीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसमें 8 किलोग्राम भारत के द्वारा शेयर परसेंटेज या कंट्रीब्यूट एज ए किया जा रहा है। अब बताना चाहता हूं कि 2013-14 से 2024-25 तक फिशरी सेक्टर में एक बड़ा ग्रोथ आप कह सकते हो 104 यानी कि 104% का ग्रोथ यहां पर मैरीन और इनलैंड सेक्टर में देखा गया, जिसमें आपका टोटल आउटपुट जो है वो 196 लाख टन से 195 लाख टन हो चुका है। और इसी में अगर हम इनलैंड फिशरीज की बात करें तो केवल इनलैंड फिशरीज में आपको 142% ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 61 लाख टन प्रोडक्शन था 2013-14 में, और ये आपका 2023-24-25 में बढ़कर आपका 147.37 लाख टन हो चुका है। यूनियन बजट 2025-26 के अंदर आपके फिशरी सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए स्पेसिफिकली 2703 करोड़ का स्पेसिफिक या एक क्या कह सकते हो एक्सक्लूसिव बजट जो है वो पेश किया गया, इसके लिए दिया गया। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर कोस्ट लाइन जो है इंडिया का वो कितना है, यानी कि जो कोस्टल लेंथ है जहां पर भारत की जो जमीन है, चाहे वो स्टेट्स की बात करें या यूटी की बात करें, जो कि आपकी मिलती है समुद्र के साथ, तो कितना एरिया है, कितनी लेंथ है जो मिलती है। तो 1970 से आज तक लगभग आपका 7516.60 किलोमीटर को हम लोग मेजर करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली आपका नेशनल हाइग्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा एक नया चार्ट या एक नया डेटा आपके सामने पेश किया गया है, जिसके अंदर टोटल जो कोस्टलाइन लेंथ है वो कितनी हो चुकी है, 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। और अभी यही आपका नया डेटा है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि नया अपडेट है। पहले के मुकाबले अभी जो है हमारी कोस्टल लेंथ क्या हो चुकी है जी, बढ़ चुकी है। तो टोटल आपका अगर मेनलैंड इंडिया की बात करेंगे तो 7,870.51 किलोमीटर है, और इंडियन आइलैंड की बात करेंगे तो 3,228 किलोमीटर है। इसमें आप स्टेट वाइज और यूटी के वाइज अगर आप लोग देखोगे कोस्टल लेंथ कितना बड़ा है या कितना टोटल है, तो अभी आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कोस्टल लेंथ आपको किस स्टेट में देखने को मिल रहा है, गुजरात में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यूटी और स्टेट दोनों को आपका देख लेते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जो कोस्टल लेंथ है वो कहां पर है, आपकी अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, 3,083 किलोमीटर। तो ये आपका जो डेटा है इसे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसे भी आप लोग जरूर याद करिएगा कि भाई कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पर है, कौन सा स्टेट आपका सेकंड रैंक पर है, क्योंकि
ये डेटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस डेटा को जरूर आप लोग एक बार समझने की कोशिश करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा कि पहले इसके अंदर कितना डेटा जो है हर स्टेट में हुआ करता था और आज इसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि आपकी ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम है, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जो मैंने शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया था, इन्हीं स्कीम को वन बाय वन आपका हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक आउटलाइन यहां पर देना चाहता हूं कि ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम 2015-16 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बूस्टअप किया जाता है ताकि फिशरी सेक्टर में हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें और किसानों की जो सहायता, यानी कि जो फिशरमैन है, एक प्रकार से माफी चाहता हूं क्योंकि किसान कह सकते हैं जो कि फिशरीज के साथ एसोसिएटेड है, उनको आपका बूस्टअप किया जा सके। नेशनल मैरीन फिशरीज पॉलिसी जो है 2017-18 में लाई जाती है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अलावा हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा अलग अलग फंड प्रोवाइड किए गए थे। उसी प्रकार से फिशरीज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 2018-19 के अंदर अलग से आपका 7,522 करोड़ रुपए का बजट या फंड जो है वो दिया गया। इसके अलावा फिश फार्मर्स के लिए केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को भी यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया। पहले क्या होता था कि केवल जो किसान जमीन पर खेती करते थे यानी कि फसलों का उत्पादन करते थे उन्हीं किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिलता था, लेकिन ये किसान क्रेडिट कार्ड 2018-19 के बाद जो फिशरमैन थे या जो डेयरी के साथ जुड़े हुए किसान थे उनके लिए भी प्रोवाइड किया जाने लगा। और 2018-19 के अंदर फिशरीज का एक अलग से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज क्रिएट किया गया और 2019 में तो एक मिनिस्ट्री ही फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के लिए क्रिएट कर दी गई, यानी कि पहले ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में ही इसको आपका अंडरमाइन किया, ये कह सकते हो कि इसको आपका आंकलन किया जाता था या उसी के अंदर में रखा गया था। लेकिन 2019-20 के अंदर भारत के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक अलग मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की जाती है 2020-21 में और 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को लॉन्च किया जाता है। 2024 के अंदर नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया जाता है, वो भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके यहां पर आउटब्रेक हुए हैं अलग अलग ईयर्स में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम, ये आपका किस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो 2015 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था कि जो हमारा फिश प्रोडक्शन है या जो फिशरीज के अंदर इंप्रूवमेंट्स हैं, चाहे वो वैल्यू चेन के अंदर है या ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की बात है या फिशरीज के अंदर आपका प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए इस स्कीम को लाया गया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज फॉर्मुलेट एट ए टोटल सेंट्रल आउटले ऑफ 3,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। 2015-16 से 2019-20 तक के लिए 3,000 करोड़ का इसके लिए एक आउटले रखा गया, बजट रखा गया। एंड दिस स्कीम मोबिलाइज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 5,000 करोड़ रुपीज इनटू द फिशरी सेक्टर, यानी कि इस स्कीम के तहत पॉसिबल हो पाया कि फिशरी सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका आ गया। यानी कि एक प्रकार से अच्छे खासे लेवल पर इस स्कीम के द्वारा एग्रीकल्चर के अंदर जो फिशरी सेक्टर है उसका बूस्टअप हमें देखने को मिला। इसके बाद जो आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यहां पर ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम थी, इसके अंडर में क्या है कि रीस्ट्रक्चर स्कीम प्रोवाइड द फोकस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑन द फिशरीज कवरिंग इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर, मैरीन फिशरीज इंक्लूडिंग द डीप सी फिशिंग, मैरीकल्चर एंड ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। यानी कि अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड थी ब्लू रेवोल्यूशन में, तो ये सारा यानी कि इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर, मैरीन फिशरीज या नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी इसके अंदर क्या की गई थी, इंक्लूड की गई थी और उन सभी को इसी के अंदर में क्या करना था, बूस्टअप करना था। अब बारी आती है जी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 2018-19 के अंदर जैसे आपको बताया कि 7,522 करोड़ रुपए के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है, जिसके अंदर मेनली आपका किसानों को या जो भी इसके अंदर एलिजिबल एंटिटीज थी, जैसे कि आपका स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज है या आपके यहां पर कोई भी एक फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को अगर इंप्रूव करना चाहता है तो उन एलिजिबिलिटीज को या उन एंटिटीज को यहां पर क्या मिलेगा, कंसेशनल फाइनेंस मिलेगा, यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपका लोन मिल जाएगा जिसके तहत वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर 3% की सबवेंशन भी दी गई थी, यानी कि ब्याज दर की छूट दी गई थी और रीपेमेंट पीरियड आपका 12 साल का दिया गया था, यानी कि जो लोन लिया जाएगा उसको 12 साल के अंदर रीपे किया जा सकता है और उसके साथ उसमें 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी रखा गया था। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि 2 साल तक के लिए उनको कोई भी किस्त नहीं
पे करनी है। नॉर्मली क्या होता है, लोन जब लिया जाता है तो लोन लेने के साथ ही हमें ईएमआई भरना स्टार्ट कर देना पड़ता है, लेकिन मॉरेटोरियम पीरियड अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब है कि 2 साल के लिए आपको कोई भी किस्त नहीं पे करनी है। 2 साल के बाद आपकी किस्तें स्टार्ट होगी और विद इन 12 ईयर आपको लोन जो है वो क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत जो टोटल क्वांटम ऑफ लोन जो आपका दिया जा रहा था, प्रोजेक्ट अंडर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बी एलिजिबल फॉर द लोन अप टू 80% ऑफ एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब जो आपका एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिफाइन की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट आपका 1 करोड़ रुपए का है तो उसमें 80% तक का लोन यानी कि लगभग 80 लाख तक का लोन दिया जा सकता है, जिसके अंदर 3% की जो मैंने कहा कि ब्याज दर की आपको छूट मिलेगी। जो भी ब्याज दर उस टाइम पर है उसके ऊपर बेसिक जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर। बेनिफिशियरीज के लिए यहां पर क्या है कि आपको 20% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इसके अंदर आपका स्टेट या स्टेट एंटिटीज इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट शैल नॉट बी मैंडेटरी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका स्टेट लेवल का या यूटी लेवल का कोई प्रोजेक्ट हो, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट के तहत अगर आप फिशरीज में डेवलपमेंट करना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करना चाहते हो तो इस स्कीम के तहत आप फायदा ले सकते हो। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ यूनिट एंड एरिया, यानी कि कोई आपका एरिया और लिमिट यहां पर फिक्स नहीं किया गया था। मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो था वो 12 साल तक का था और इसके साथ में 2 साल का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया गया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जी इंप्लीमेंटेशन एंड डिजिटल मॉनिटरिंग, यानी कि अब जो प्रेजेंट टाइम में हमारा इंप्लीमेंट किया जाना स्कीम्स को या उसके बाद उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग करना, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा या ये कह सकते हो कि इस बोर्ड ने एक नोडल एजेंसी का काम किया है, किसके लिए, आपके फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को इंप्लीमेंट करने के लिए। उनके द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया, ट्रैक किया गया, सेपरेट लॉगिन जो है सभी स्टेक होल्डर को प्रोवाइड किया गया और रियल टाइम अपडेट जो है डैशबोर्ड के ऊपर उनको अवेलेबल करवाई गई कि भाई आपका लोन प्रोसेस हो चुका है कि नहीं हो चुका है, आपका कितना लोन बकाया है। मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वाज गिवन थ्रू ए पर्टिकुलर डैशबोर्ड एंड उसको जो है एक नोडल एजेंसी जिसका नाम है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के तहत इसको जो है पूरा आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा था। नेशनल फिशरीज के आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के तहत अगर हम बात करें तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने 12,000 फिशरीज कोऑपरेटिव्स को जो है एस्टैब्लिश करने का काम किया। देखो अब किसी भी अगर हम खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप करना चाहते हैं ना, तो उसके अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर जो आपका है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर के तहत क्या होता है कि लोग मिलकर आपस में एक सोसाइटी बनाते हैं और उस सोसाइटी के तहत डेवलपमेंट आपका अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि अगर अकेला कोई किसान जुड़ता है तो उसके लिए किसी भी चीज को बियर कर पाना या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाना काफी डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अगर वही लोग समूह में मिलकर, एक ग्रुप में मिलकर अगर काम करते हैं तो उनके लिए काफी चीजें आसान भी हो जाती है। तो वही बात है कि विलेज या पंचायत लेवल पर आपका कोऑपरेटिव्स को एस्टैब्लिश किया गया और वो लगभग आपका यहां पर 12,000 फिशरीज कोऑपरेटिव्स को एस्टैब्लिश करने का था विद वाटर बॉडीज एंड कोस्टल एरियाज विद 2 फेज ओवर 10 ईयर, 6,000 बाय 2023-2028 एंड 6,000 बाय 2028-2033 तक। अब देखो यहां पर क्या है कि 2 फेज में ये 12,000 आपकी कोऑपरेटिव्स बनाए जाएंगे। उसके अंदर 2023 से 2028 तक 6,000 कोऑपरेटिव बनाए जाएंगे और 2028 से लेके 2033 तक आपके दूसरे 6,000 कोऑपरेटिव बनाए जाएंगे, यानी कि 10 साल का इसके अंदर आपका टारगेट रखा गया है। अब बात करते हैं यहां पर कि रिसेंट अचीवमेंट क्या है इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत। तो जुलाई 2025 तक अगर हम बात करें तो फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने यहां पर आपका डेटा अवेलेबल करवाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत टोटल आपका 17,210 करोड़ रुपए आपके जो है कह सकते हो कि सपोर्ट दिए जा चुके हैं, जिसके अंदर से सेंटर का जो शेयर है वो आपका 6,761.80 करोड़ का है। फिशरीज क्लस्टर को डेवलप किया गया है, जिसके अंदर 34 फिशरीज क्लस्टर जो है पूरी कंट्री के अंदर नोटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो आपके सिक्किम के अंदर, मेघालय के अंदर, उनको एनकरेज किया गया है ताकि सस्टेनेबल फिशरीज प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जा सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जा सके। इसके अलावा एक्वा पार्क जुलाई 2025 तक अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने लगभग आपके 11 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को जो है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डेवलप करने के लिए अप्रूव कर दिया है, जिसके लिए टोटल आपका आउटले 682.62 करोड़ रुपए का दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, तो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत, जिसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 20,050 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 9,407 करोड़ रुपए और इसके अलावा अगर टोटल आपका जो आउटले है वो यहां पर 9,407 करोड़ रुपए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से
4,880 करोड़ रुपए आ रहा है, और बाकी जो बेनिफिशरीज हैं यानी कि जो लोग यहां पर इस स्कीम का फायदा उठाएंगे उनको 5,763 करोड़ रुपए का टोटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और 2020-21 से लेके 2024-25 तक इस स्कीम को आपका अप्रूव किया गया था, लेकिन बाद में 2025-26 के अंदर इस स्कीम को फिर आपका एक्सटेंशन मिल चुका है, यानी कि फर्दर उसी सेम एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न के तहत आगे फर्दर इस स्कीम को कैरी ऑन किया जाएगा। यानी कि अभी स्कीम को रोका नहीं गया है, 2025-26 तक 24-25 तक जरूर थी, लेकिन अब 2025-26 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आने वाले टाइम में एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन अभी ये स्कीम आपकी रन की जा रही है। स्कीम इज डिजाइन टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप इन fish production and productivity, quality, technology, post-harvest infrastructure, management, modernization, and strengthening the fisheries value chain, establishing the robust fisheries management and framework and the fisheries welfare। देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या है, कोई भी स्कीम का मेन टारगेट क्या होता है कि भाई ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट करना, जहां पर किसी भी फार्मर का कोई नुकसान ना हो पाए, फार्मर जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी चाहता है उसको वो मिले, और जिस भी रिसोर्स को हम प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम यूज एफिशिएंसी को फॉलो अप किया जाए। इसके साथ वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, जितने भी हमारे मेजर आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कमियां होती हैं जिनके अंदर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनको हम कैसे इंप्रूव कर पाए, ये मेन टारगेट होता है किसी भी स्कीम का किसी भी सेक्टर में। तो ऑब्वियस सी बात है फिशरीज के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपके फिशिंग करने का है या फिशिंग को डेवलप करने का है, प्रोडक्शन करने का है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का है, उसके बाद अगर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं फिशरीज को, उसके बाद उनकी जो वैल्यू चेन एडिशंस होती है जिसके अंदर अगर आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं उनको आपका कम करना है, या उसके अंदर फर्दर कोई और प्रोडक्ट में डेवलप करना है, तो वो सारा का सारा किसके अंदर फॉलो अप किया जाता है, इन स्कीम्स के तहत कोशिश की जाती है। तो ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम या फिर आपका जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इनके तहत कोशिश की जा रही है कि भाई ये ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। इनके अंदर जो फर्दर आपकी स्कीम्स हैं उनको स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए फॉलो किया जाता है। जैसे हमारा जो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करने के लिए एक फंड आपका लाया गया था, या ये कह सकते हो आउटले जो है वो दिया गया था। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि इसके मतलब यहां पर होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिला 2000 आपके जब से स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 से लेके 2024-25 तक, तो लगभग 734 कोल्ड स्टोरेज हाउस और आइस प्लांट को डेवलप किया गया है। 27,301 यूनिट आपकी फिश ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की डेवलप की गई है। 10,924 मोटरसाइकिल जिसके अंदर आइस बॉक्स आपके अटैच्ड हैं। 9,412 बाईसाइकिल जिसके अंदर आइस बॉक्स हैं। 3,915 ऑटो रिक्शा, 126 लाइव फिश वेंडिंग यूनिट्स, 1,406 इंसुलेटेड ट्रक और 379 आपके रेफ्रिजरेटर ट्रक्स और 6,410 फिश कियोस्क और आपके 202 फिश रिटेल फिश मार्केट को डेवलप किया गया और 21 होलसेल फिश मार्केट को इसके अंदर डेवलप किया गया, जिनको सैंक्शन किया गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। और आपका ये सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का डेटा है जिसके अंदर टोटल आउटले 2,375 करोड़ रुपए का यहां पर सैंक्शन किया गया था। इसके अलावा ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर किया गया था 5 लाख तक का। किसके अगेंस्ट में? अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाती है, या 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। किस केस में? जब आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटीज होती है। अगर कोई पर्सन परमानेंट डिसेबल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो 5 लाख रुपए, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो रही है तो 2.5 लाख रुपए, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन देखने को मिलता है 18 से 70 साल की उम्र के पर्सन के अंदर, तो 25,000 रुपए उसको दिया जाएगा। ये किसके तहत है? अगेन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो मत्स्य संपदा योजना के तहत 18 से 70 साल के किसान यानी कि जो फिशरीज में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को अगर कोई एक्सीडेंटल वहां पर आपका हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे। पार्शियल अगर कोई आपका पार्ट यानी कि अंग काम करना बंद कर देता है शरीर का, तो उसे 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर वो पर्सन कंप्लीट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में उसको 5 लाख रुपए यहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर 2021 से लेकर 2024-25 तक नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के तहत लगभग 3,028 वेबिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशंस को आपका अप्रूव किया गया, या ये कह सकते हो सपोर्ट किया गया, ताकि किसानों को 2,92,315 फिश किसानों को इसमें अंदर क्या मिला गया, या एंटरप्रेन्योर्स को या कोस्टल जो यूथ थे उनको गाइड किया गया, उनको समझाया गया कि किस प्रकार से हम अपने फिशरी सेक्टर को बूस्टअप कर सकते हैं।
कौन कौन से प्रिकॉशन मेजर हम लोग फॉलो कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है उनको कम कर सकते हैं, ये सारे आपके एक प्रकार से बेटर स्टेप जो है इसके अंडर में लिए गए थे। और अब हम अगर हम बात करें तो आपका जो फिशरीज डेवलपमेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, तो 22 जुलाई 2025 तक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने लगभग 21,274 करोड़ रुपए फिश डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में। और जिसमें से अगर हम बात करें तो आउट ऑफ अप्रूव्ड अमाउंट सेंट्रल शेयर जो है वो कितना रहा है, 9,189 करोड़ रुपए, और इसके साथ 5,587 करोड़ रुपए जो है रिलीज किए गए हैं अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। 29 जुलाई 2025 की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने लगभग अकॉर्ड किया है कि किसके लिए, कि एग्जिस्टिंग 2000 फिशरीज कोऑपरेटिव्स एज फिश फार्मर प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव्स, फॉर्मेशन ऑफ द 195 फिश फार्मिंग फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि देखो एफपीओस की अगर हम बात करते हैं तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए तो यहां पर जो 2000 ऑलरेडी जो फिशरीज कोऑपरेटिव्स हैं उनको अब फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जिसके लिए लगभग आपके 195 फिश फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया जाएगा, या ये कह सकते हैं उनको क्रिएट किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग आपके कोऑपरेटिव्स हैं, लेकिन उनको अब उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि वहां पर जो है उनको अप्रूवल मिलने से क्या फायदा होगा कि और ज्यादा उनको पहचान मिलेगी, और ज्यादा उनकी एग्जिस्टेंस बढ़ेगी, और ज्यादा जो है वो फर्दर आपका डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स और प्रोजेक्ट के तहत जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट मिलते हैं वो भी आपका उठा पाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जिनको फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे आप यहां पर देखोगे तो ट्रेसेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, जैसे आपका जो होता है कि भाई कोई प्रोडक्ट आपका उत्पादन किया जाता है तो उसकी जो ट्रेसेबिलिटीज हैं या फिर उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिफाइन किया जा रहा है। इसके अलावा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड चेन है या फिश हार्बर्स को डेवलप किया जा रहा है। उसके अलावा प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा रहा है। एक्वेटिक एनिमल हेल्थ सिस्टम को आपका रोबस्ट किया जा रहा है, बेटर किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस यानी कि इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। क्वालिटी ब्रूड और सीड एंड फीड अवेलेबल करवाने की कोशिश, क्योंकि देखो जब तक सीड बेहतर नहीं होगा, फीड बेहतर नहीं होगी तो एक बेहतर फिशरीज प्रोडक्शन भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो फिशरमैन हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए भी यहां पर स्कीम के तहत काम किया जा रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि स्कीम के तहत क्या क्या मेजर टास्क जो है परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वुमेन्स को क्या बेनिफिट दिया जा रहा है। तो याद रखना, विमेन को लगभग 60% फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। अगर कोई विमेन फिश फार्मिंग करती है, सीवीड कल्टीवेशन करती है, हैचरीज डेवलप करती है, ऑर्नामेंटल फिशरीज करती है या मार्केटिंग करती है, तो उस केस में जो भी फिशरीज से जुड़ी हुई महिला किसान है तो उनको 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और एंटरप्रेन्योर मॉडल जो आपका है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, उसके तहत कोई भी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी अगर 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में उनको 60% तक का जो असिस्टेंस है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और इसके अलावा जो है विमेन बेनिफिशियरीज को इसके अंदर गाइड किया जाएगा कि कैसे आप जो है अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हो और आपका फिशरीज सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन आपका किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट 5 साल के अंदर 2020-21 से 2024-25 तक फिशरीज डेवलपमेंट प्रपोजल जो है लगभग 4061 करोड़ रुपए के सेंट्रल शेयर के साथ, जिसके अंदर 1534 करोड़ रुपए का रहा है। और इसके अलावा 99,018 विमेन्स बेनिफिशियरीज को इसके तहत फायदा मिला है अलग अलग स्टेट्स और यूटी में। मतलब अगर हम 5 साल के अंदर बात करें तो टोटल आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट यहां पर सैंक्शन की गई थी जिसके अंदर 4061 करोड़ रुपए, जिसमें सेंटर का शेयर 1534 करोड़ रुपए था, बाकी जो है यहां पर स्टेट का शेयर था या बेनिफिशियरीज का शेयर था। लेकिन इसके अंदर टोटल जो विमेन जिनको फायदा मिला वो कितनी थी, 99,018 वुमेन थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महाराष्ट्र में क्या कोई इनिशिएटिव लिया गया है। तो बताना चाहता हूं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर 112 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जिसमें से आपके 17 ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल जो पलघार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें विमेन्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए आपका स्पेसिफिकली फोकस किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा टोटल आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस 401 करोड़ रुपए का लिया गया था, किसके लिए कि विमेन्स को आपका फिशरी सेक्टर में प्रमोट किया जाए और उनको एड ऑन किया जाए। इसके अलावा आपका टोटल यहां पर 271 करोड़ रुपए का जो है सैंक्शन किया गया है एक टोटल अमाउंट, जिसके अंदर 2119 विमेन को फायदा मिला है पिछले 5 साल के अंदर। और इसके तहत एक चीज और याद रखना कि लगभग
4.35 करोड़ रुपीस अमाउंट सैंक्शन की गई है एंड रिलीज ऑफ द 4.48 करोड़ रुपीस टोटल 32 विमेन बेनिफिशियरीज इन द पलघार डिस्ट्रिक्ट। जो पलघार डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, जिसके अंदर क्या हुआ है कि 4.48 करोड़ रुपए केवल 32 विमेन जो कि पलघार डिस्ट्रिक्ट की थी उनको यहां पर इसके अंदर क्या मिला है, आपका बेनिफिट मिला है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक और स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो इस स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि अगेन ये एक आपकी सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है, किसके अंडर में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में, जिसको फरवरी 2024 के अंदर अप्रूव किया गया था 6000 करोड़ रुपए के एडिशनल आउटले के साथ 2023-24 से 2026-27 के लिए इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको नेशन वाइड पर। और इसमें 11.84 करोड़ रुपीस जो है अमाउंट सैंक्शन की जा चुकी है अप्रैल 2025 तक। और इसके साथ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो ये जो सह योजना है, समृद्धि सह योजना, इसके तहत फोकस किया जा रहा है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फिशरी सेक्टर, इंसेंटिवाइज द एक्वाकल्चर इंश्योरेंस, फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वैल्यू चेन एफिशिएंसी एंड अडॉप्शन ऑफ द सेफ्टी एंड क्वालिटी सिस्टम फॉर द सेफ फिश प्रोडक्शन। मतलब यहां पर क्या है कि इसके अंदर मेनली एक तो आपका जो फॉर्मलाइजेशन है फिशरी सेक्टर का उसको फोकस यानी कि उसको ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा जो एक्वाकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है उसको इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको वैल्यू चेन एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए और जो सेफ्टी और क्वालिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए मेनली इस बजट को अलग से अप्रूव किया गया है इन ज्यादातर सेक्टर के लिए। इसमें जो बाकी हमारे अभी सेक्टर पड़े थे उनको उतना ध्यान नहीं दिया गया, इन चीजों को ज्यादा ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को अलग से आपका क्या किया गया है, लाया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका लाया गया है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन द 11th of September 2024 अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। अब देखो प्रधानमंत्री जो आपकी किसान समृद्धि सह योजना थी उसी के अंतर्गत 11 सितंबर 2024 को इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाता है, जिसका मेन टारगेट है कि जो हमारा फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज किया जाए और वर्क बेस पर उनकी डिजिटल आइडेंटिटी सभी स्टेक होल्डर्स को जो भी इन्वॉल्व हैं उनको मिले। इसके अलावा एक हमारा डिजिटल डेटाबेस बने किसका, फिशरीज फिशर्स का, फिश फार्मर्स का, कोऑपरेटिव्स का, एंटरप्राइजेस का और अदर वैल्यू चेन जो आपके इस सेक्टर के अंदर एडिशनल जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं उन सभी का एक डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि सभी लोग एक मतलब कहते हैं ना जैसे हमारा एक आधार कार्ड आप लोग कह सकते हो, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई कितने हमारे देश के अंदर लोग हैं, तो उसी के तहत आप ये कह सकते हो कि एक डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए भाई कितने हमारे पास फिशरमैन हैं, कितने आपके कोऑपरेटिव फार्मर हैं। ठीक है, ये सारा आपका डेटा रिकॉर्ड रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म को आपका डेवलप किया गया है। और याद रखना कि इस प्लेटफॉर्म के तहत आपका मेनली बेनिफिशियरीज को एक तो क्रेडिट का फायदा मिल सकता है, यानी कि अगर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है या एक्वाकल्चर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है या ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या आपका परफॉर्मेंस बेस्ड लिंक्ड इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड करना है, तो वो सब इसके तहत दिए जा सकते हैं। एंड इट आल्सो सपोर्ट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव एंड प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर किसी भी फिशरीज कोऑपरेटिव्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो यहां पर इस प्लेटफॉर्म के तहत उनको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। और अगस्त 2025 तक अगर हम बात करें तो लगभग 26 लाख स्टेक होल्डर जो हैं इसके अंदर फिश आपके फिशर्स यानी कि हो सकते हैं, फिश एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि अपने आप को क्या कर चुकी हैं, रजिस्टर कर चुकी हैं, लगभग कितने 26 लाख से ज्यादा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जी क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड मैंने आपको कहा था। तो याद रखना कि पहले अभी तक आपका क्या किया जा रहा था कि केवल जो हमारे जमीन से जुड़े हुए या खेती से जुड़े हुए किसान थे उन्हीं को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसके अंदर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत इन सभी को, जो कि फिशर्स हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, फिश फार्मर्स हो सकते हैं या आपके फिश स्टैक होल्डर्स हो सकते हैं, तो उनको इसके तहत आपका लोन दिया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। उनको जैसे बाकी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट मिलता है वही दिया जा सकता है। 2019 से स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू कवर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज एंड मेकिंग इट इंक्लूसिव द एलाइड सेक्टर। मतलब ये पूरे के पूरे एलाइड सेक्टर को 2019 के बाद लगातार 2018-19 के बाद जब इसको लॉन्च किया गया तो ये कवर कर रही है। और जून 2025 तक लगभग 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो फिश और फिश फार्मर्स को इशू किए जा चुके हैं सभी स्टेट्स के अंदर, और लगभग 3,214 करोड़ रुपए की अमाउंट इसके थ्रू डिसबर्स की जा चुकी है। अब आपको पता होगा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्या होता है कि उनको 3% का आपका ब्याज जो है उसमें लोन जो दिया जाता है उसमें ब्याज दर में छूट मिलती है। लेकिन अगर कोई किसान टाइमली रिपेमेंट कर देता है, मतलब देखो आपको पता होगा टोटल 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और अगर कोई किसान
आपका मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अगर लोन लेता है तो उसको 2% का ब्याज दर छूट मिलेगी, यानी कि 7% का ब्याज लगेगा। लेकिन अगर कोई किसान टाइमली रिपेमेंट करता है तो उसको 3% का एक्स्ट्रा ब्याज दर में छूट मिलती है और आपका 4% का ही केवल ब्याज दर उसको पे करना पड़ेगा। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उनको फायदा मिल जाता है और टोटल अमाउंट आपकी 5 लाख तक की एक्सटेंड कर दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है जी धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये जनजातीय से समझ गए होंगे कि ट्राइबल एरिया को डेवलप करने के लिए इस स्कीम को फोकस किया गया है। मेनली यहां पर 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को फोकस करने के लिए लगभग 63,843 गांवों के अंदर, 449 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 2,911 ब्लॉक्स के अंदर 17 मिनिस्ट्रीज वर्क्स टुगेदर अंडर दिस स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यानी कि 17 मिनिस्ट्रीज को मिलाकर इस स्कीम को एक प्रकार से ट्राइबल एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए ये जो गांव, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक का जो डेटा दिया गया है इनको अपलिफ्ट करना है। और यहां पर जुलाई 2025 तक स्कीम के तहत फिश कल्चर को सपोर्ट दिया गया है लगभग 10,000 ट्राइबल कम्युनिटीज ग्रुप्स को और 1 लाख इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज इसके अंदर आपके हैं जिनको यहां पर फायदा दिया जा चुका है। और याद रखना कि टोटल यहां पर 375 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में दिया गया है। और याद रखना कि इसमें सेंटर शेयर जो है वो 225 करोड़ रुपए का है और स्टेट का शेयर 150 करोड़ रुपए का है। स्कीम को आपका फिशरीज इंटरवेंशन के साथ मेनली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ इसको अलाइन किया गया है ताकि बेहतर तरीके से इसको आपका ये कह सकते हो कि इंश्योर किया जा सके कि सभी फार्मर्स को टेक्निकल सपोर्ट दी जा रही है, मार्केट लिंकेज अवेलेबिलिटी जो है ट्राइबल कम्युनिटीज को, क्योंकि मेनली क्या होता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज अपने आप में प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास मार्केटिंग की फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होती है या फिर उनके पास जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो वो सब यहां पर उनको उपलब्ध करवाने के लिए इस स्कीम को मेजरली जो है वो लाया गया था। इसके साथ अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ फिशरीज सेक्टर, यानी कि फिशरी सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखो मेनली सबसे पहले तो ये है कि इलीगल जो फिशरीज है उसको बंद किया जाए। दूसरा, जो ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं, ऐसे कोई आपके उत्पाद हैं, ऐसी कोई मशीनरीज हैं जिनको आपका यूज करने से आपके फिशरी सेक्टर में या फिर ये कह सकते हो कि फिश बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान हो सकता है, उनको बैन किया जाए। या जो फिश या फिशरमैन इंक्लूड हैं, जो किसान इंक्लूड हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को आपका जो है यहां पर, क्योंकि देखो मेनली क्या होता है समुद्र के अंदर जो फिशिंग की जाती है वहां पर काफी बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है और उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर उन किसानों की सुरक्षा और जो सेफ्टी है उनको जो है कंसर्न रखा जाए, उनको ध्यान में रखा जाए। तो फिशरीज जो है वो एक वैसे स्टेट सब्जेक्ट है एंड ऑल कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर गवर्निंग मैरीन फिशरीज थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मैरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि अलग अलग स्टेट और यूटीज जो है वो अपने मैरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट के तहत काम करती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है नेशनल पॉलिसी ऑन द मैरीन फिशरी 2017, जिसके तहत आपका गाइड किया जाता है इसके लिए सस्टेनेबल फिशिंग जो है आपकी कंट्री में कैसे परफॉर्म की जा सकती है। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है वो टाइम टू टाइम अपनी एडवाइजरी जारी करती है जिसके तहत आपके कोस्टल स्टेट और यूटी के अंदर जो यहां पर जैसे कि जुवेनाइल फिशिंग को प्रमोट किया जाता है, बैन किया जाता है, या फिर जो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यहां पर बॉटम ट्रॉलिंग हो सकता है, बुल ट्रॉलिंग हो सकता है या एलईडी का लाइट का यूज हो सकता है, तो उनको फिशरीज के अंदर बैन कर दिया जाता है। किस रीजन के अंदर? जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है या फिर वहां पर विलुप्त होने की कगार पर है, तो ऐसे एरियाज के अंदर इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस है, इस प्रकार के इक्विपमेंट को क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अलग अलग आपकी एडवाइजरी जारी करती है कि अब हमें यह करना है या फिर फिशरीज को रोक देना है, मौसम को देखते हुए, बाकी को देखते हुए टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइजरीज को जारी किया जाता है और उनको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है। और वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम को फेस करता है या प्रॉब्लम कोज करता है तो उनको उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्शन भी लिया जाता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एडवाइज किया जाता है कोस्टल स्टेट और यूटी को, ताकि टाइम टू टाइम वो अपने जो भी रिस्पेक्टिव यहां पर मैरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट है उनको अमेंड कर सकें और फोकस कर सके भी जो टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको यूज जो है मैंडेटरी किया जा सके, ताकि क्या हो सके, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार टर्टल कंजर्वेशन के लिए मतलब जो भी वहां पर स्पीसीज प्रेजेंट है उनको लेकर गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई कैसे हम उनको बचा सकते हैं या कोई पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर, है ना। तो ये सारे टाइम टू टाइम स्टेप आपके यहां पर लिए जाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि फिशरी सेक्टर के अंदर और क्या क्या प्रोटेक्शन मेजर है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है कि भाई जो सी रेंचिंग है या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल रीफ्स है उनको आपका एक्टिविटीज को फॉलो किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि एंटायर
एंटायर कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड एनहेंसिंग द फिश स्टॉक एंड सपोर्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ फिशर्स। मतलब देखो एक तो क्या है कि भाई जरूरी ये चीज हो जाती है कि जो हमारे फिशरीज के अंदर जो हमारी फिश स्पीसीज हैं या जो आपके एक्वाकल्चर स्पीसीज हैं, वो अगर उनका हैबिटेट लुप्त हो जाएगा, उनकी जो जगह है या फिर उनका जो एक प्रकार से एनवायरमेंट है, उनका जो रहन सहन है वो अगर खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में क्या होता है कि उन स्पीसीज का विलुप्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर अगर कंप्लीटली फिशरीज को बैन कर दिया जाए तो फार्मर को नुकसान है, और अगर उनको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में वो स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। तो उसके लिए आपके आर्टिफिशियल रीफ्स और सी रेंचिंग्स को आपका इंस्टॉल करने के लिए सपोर्ट किए जाने की कोशिश है, ताकि दोनों को ही बचाया जा सके। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंश्योर किया जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ 100 कोस्टल फिशरीज फिशरमैन विलेज एज क्लाइमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेज इन वेरियस स्टेट एंड यूटीज। मतलब अलग अलग स्टेट और यूटी के अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आपके 100 फिशरमैन विलेज और क्लाइमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेज को क्या किया जा रहा है, आपका डेवलप किया जा रहा है, ताकि वहां पर क्लाइमेट के अनुसार आपको पता है कई बार जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग उनमें जो बदलाव है उनको फॉलो अप करते हुए वहां पर जो एडवांसमेंट की जा सके, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से डेवलप किया जा सके ताकि होने वाले नुकसान से उन लोगों को बचाया जा सके और उनके लाइवलीहुड को बचाया जा सके। इसके अलावा डीप सी फिशिंग के लिए आपका असिस्टेंट किया जा रहा है, जिसके तहत क्या है कि अनदर कंपोनेंट है कन्वर्जन ऑफ ट्राउलर इनटू रिसोर्स स्पेसिफिक डीप सी फिशिंग वेसल वर इंप्लीमेंटेड अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ब्लू रेवोल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ट्रेडिशनल फिशरमैन टू प्रमोशन ऑफ द रिसोर्स स्पेसिफिक डीप सी फिशिंग। अब यहां पर क्या है, डीप सी फिशिंग को फोकस करते हुए मेनली आपका भाई जो कन्वर्जन ऑफ ट्रॉलर्स है या फिर जो रिसोर्स स्पेसिफिक डीप सी फिशिंग वेसल्स हैं उनको यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारी थी ब्लू रेवोल्यूशन, उसके तहत जो है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जो है फिशरीज के अंडर में किया जा रहा है, ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनको आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके अलावा नेशनल फिश फार्मर्स डे आपको पता है कि हर साल 10 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1957 से, और मेनली जो इंडियन मेजर कार्प है उसकी जो ब्रीडिंग की यहाँ पर कमेमोरेट हुई थी उसी दिन से इसको लगातार जो है हर साल 1957 के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के अंडर में हर साल जैसे कि 2025 के अंदर इसको जो आपका सेलिब्रेट किया गया था, तो मेनली इसको फोकस किया गया था कि आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के अंदर 10 जुलाई 2025 को, मतलब कहां पर सेलिब्रेट किया गया था, तो इस बार आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में जो लोकेटेड है वहां पर इसको आपका सेलिब्रेट किया गया। गवर्नमेंट ने सेवरल फिशरीज इनिशिएटिव लाइक 17 न्यू फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को इस बार जो है लॉन्च किया गया है। आईसीआर ट्रेनिंग कैलेंडर जो है फिशरीज को लेकर और गाइडलाइन जो है हैचरीज एक्रेडिटेशन और आपके सीड सर्टिफिकेशन को लेकर जारी की गई है। फ्रेश वाटर फिन फिशेस और सेल फिशेस जो है यहाँ पर आपका उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा बेनिफिशरीज वर फैसिलिटेटेड अंडर द स्कीम्स एज ए किसान क्रेडिट कार्ड एंड एक्वाकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फिशरीज कोऑपरेटिव्स एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड द फिशर स्टार्टअप्स। यानी कि क्या है कि जो आपके ऑलरेडी इनिशिएटिव्स हैं हमारे, उन्हीं के अंडर में कि क्या क्या बेनिफिशरीज हुए हैं, उनको कैसा फायदा मिला है, या फिर फर्दर गाइडलाइन उनके लिए जारी करना, एडवाइजरी जारी करना, या उनको क्या हम आने वाले टाइम में और फायदा दे सकते हैं, उसको लेकर डिफरेंट कैलेंडर और क्या क्या हम सपोर्ट देने वाले हैं उनको लेकर आपका कैलेंडर जारी किया गया है। नेशनल फिश फार्मर्स डे को 70 फिशरीज प्रोजेक्ट जो है 105 करोड़ रुपए के इनग्रेट किए गए हैं। किसके अंडर में, अगेन आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जिसके अंदर फोकस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट अप करना और आपकी ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ को फोकस करना। स्टेट वाइज क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जिसके तहत आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई फिश प्रोडक्शन प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो रहा, वैल्यू एडिशन, मार्केट एसेस और लाइवलीहुड को अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिल सकती है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के तहत आपका गैप एनालिसिस जो है हमारे क्लस्टर्स फॉर्मेशन के अंदर, या जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, या प्रधानमंत्री जो आपकी यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड, जो अलग अलग स्कीम्स है उनके बीच में आपका सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उनके तहत किसानों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको पूरा आपका जो है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के तहत क्या किया जाएगा, आपका सर्वे कंडक्ट करवाया जाएगा और जिसके तहत उनको प्रॉपर बेनिफिट दिया जाएगा और गैप अगर कहीं पर आपका है तो उसको फुलफिल किया जाएगा और आने वाले टाइम के अंदर किसानों का बेनिफिट किया जाएगा। तो ये वही बातें हैं, इसके अंदर कोई अलग सी चीज नहीं है। लेकिन अब हमारी बारी आती है जी एक्वाकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि आपका अंडर इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम
केज कल्चर, आरएएस, बायोफ्लोक एंड रेसवेज एटसेट्रा, फार्मर रिसीव द 40% इंश्योरेंस प्रीमियम इंसेंटिव। यानी कि अगर कोई भी फार्मर इन एक्वाकल्चर सिस्टम्स के अंदर आपका इंक्लूड करता है या इनमें आपका परफॉर्म करता है, उनको आपका ज्वाइन करता है, तो उस केस में एक तो किसान को 40% का इंश्योरेंस प्रीमियम इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसके तहत अप टू 1 लाख पर फार्मर फॉर 1800 पर मीटर क्यूब, विद एन एडिशनल 10% एससी एसटी और वुमेन बेनिफिशियरीज। अब इसमें जो एससी एसटी या फिर जो वुमेन बेनिफिशियरीज हैं उनको 10% का और ज्यादा लाभ मिलेगा। 684 एप्लीकेशन ऑलरेडी यहां पर जो है, और उसमें से 58 एप्लीकेशन केवल यूपी से सबमिट की जा चुकी है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के पास, और आने वाले टाइम के अंदर एडिशनली 29 एक्वाकल्चर फार्मर अप्लाइड फॉर द वन टाइम इंसेंटिव अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य जो कृषि सह योजना थी, कंप्लीट नाम याद नहीं है, उसके तहत 8 बेनिफिशियरीज को अवेल किया गया है, और टोटल यहां पर 85 अवेयरनेस कैंप भी आपके जो है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लगाए गए हैं इंश्योरेंस स्कीम को आपका बढ़ाने के लिए या फिर उसके तहत किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब यहां पर बारी आती है जी इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन मैरीन फिशरीज। तो देखो क्लाइमेट चेंज, वैसे तो हमने देखा कि भाई 2020-21 से लेके 2023-24 तक जो आपका मैरीन फिशरीज प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, 34.76 लाख टन था, वो आपका 44.95 लाख टन हो चुका है, लगभग 8.9% एनुअल ग्रोथ हम यहां पर देख सकते हैं। आईसीआर के अंडर में सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि मैरीन फिशरी स्टॉक जो है, असेसमेंट द स्टडी अंडर द इंडियन वाटर शोड दैट द स्टॉक आर इन गुड हेल्थ एंड 91.1% ऑफ 135 फिश स्टॉक असेस्ड इन द डिफरेंट रीजन ड्यूरिंग द 2022 वर फाउंड सस्टेनेबल। यानी कि यहां पर क्या फोकस किया जा रहा है कि लगभग हमारे देश के अंदर जो मैरीन फिशरीज स्टॉक आपका असेस किया जा रहा है वो ओवरऑल इसमें गुड हेल्थ में है, और अभी प्रेजेंट टाइम में वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक डेटा दिया गया है। इसके अलावा यानी कि क्लाइमेट चेंज का अभी फिशरीज के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द फिशरीज विद इंपैक्ट ऑफ फिश हैबिटाट, फिजियोलॉजी ऑफ फिशेस एंड फिश डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ब्रीडिंग साइकिल। जो मिनिमम डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो आपका किस प्रकार से है, क्योंकि देखो एक तो हैबिटाट आपका कहीं ना कहीं उसमें इंपैक्ट हो सकता है, दूसरा जो हमारा फिजियोलॉजी है फिशेस की या फिश डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रीडिंग साइकिल्स हैं उनमें, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जो मेनली फिशरीज साइकिल चलते हैं ब्रीडिंग के या उनके रिप्रोडक्शन के, तो वो अकॉर्डिंग टू मौसम चलते हैं। तो अगर ये टेम्परेचर में या किसी प्रकार से वहां पर क्लाइमेट में कोई चेंज देखने को मिलता है तो उसकी वजह से ये आपके जो ब्रीडिंग साइकिल्स होते हैं उनमें बदलाव आ सकते हैं। तो आईसीआर इंस्टीट्यूट यहां पर कुछ स्टडीज कंडक्ट कर रहा है, तो उसके अंडर में मेन फोकस यही किया जा रहा है कि भाई आपका क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट हो सकता है, वेटलैंड के ऊपर कितनी वल्नरेबिलिटी है, रिवर बेसिन ट्रेंड्स क्या है, फिश डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैरीकल्चर क्या है। तो ये आपका अलग अलग स्टेट जैसे कि ओडिशा, आसाम, वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर जो है ये डिफरेंट आपके रिसर्च और स्टडीज इंस्टीट्यूट लिए जा रहे हैं इन कंपोनेंट को फॉलो करके कि वहां पर क्या नुकसान हो रहा है, और ओशियंस की जो एसिडिफिकेशन आपका यानी कि लगातार हमारा ओशियन जो पहले एल्कलाइन था, एक प्रकार से सोल्टी होता है नेचर, वो अगर एसिडिक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, इसको लेकर भी फोकस आपका किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे इंडियन जो मैरीन फिशरीज हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है, तो उसको लेकर सागर मित्रा डिप्लॉय किए गए हैं कोस्टल विलेजेस के अंदर, जो आपके किसानों को गाइड करेंगे हाइजीन हैंडलिंग को लेकर, पर्सनल हाइजीन को लेकर और सस्टेनेबल फिशिंग मेथड्स को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट इंक्लूडिंग द आर्टिफिशियल रीफ, सी एंड रिवर रेंचिंग एंड न्यू इंस्टीट्यूट टू डेवलप द 100 क्लाइमेटिक रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड फंडेड बाय द 100% बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 200 लाख पर फिशिंग विलेज। यानी कि आपके लगभग 100 फिशिंग विलेज ऐसे डेवलप किए जाएंगे जो कि आपके क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट जो यहां पर बदलाव हो रहा है उसमें बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव है वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, जिसके अंदर लगभग 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए जो है एक गांव के ऊपर इन्वेस्ट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा मपीडा नेटफिश की प्रोग्राम के तहत 45,500 अवेयरनेस प्रोग्राम 2007 से लेके अब तक जो है जनरेट किए जा चुके हैं, जिसके अंदर 15 लाख स्टेक होल्डर्स को आपका बेनिफिट मिल चुका है। किसके तहत? उनको जो है आपका सी फूड क्वालिटी और इनकम और एक्सपोर्ट कंपीटिटिवनेस में फायदा मिला है, या फिर उनके रिगार्डिंग उनको जो है मैक्सिमम एफर्ट जो है उनके इंप्रूव हो पाए हैं। अब बात करें यहां पर तो नेक्स्ट आपका है कि फिशरी सेक्टर के अंदर मॉडर्नाइजेशन क्या आया है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि भाई आज प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए हैं किसान। तो यहां पर आपका जैसे मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ए मेजर फोकस is on developing the fisheries harbor with smart feature, green component and climate resilience. These initiatives are in line with global model like eco fishing port, blue port initiative and food and agriculture organization. मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आपका इको फिशिंग पोर्ट या ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं या फिर इनिशिएटिव आपके लाए गए थे, उसी की तर्ज पर आपके भारत के अंदर ग्रीन कंपोनेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट आपकी फिशिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है यहाँ
यहाँ पर कि इलीगल या जो अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है उसको बैन करना, उसको जो है कंप्लेन उसके ऊपर फर्दर फोकस करना कि भाई वो ना हो पाए। एंड दीज स्टेप इंक्लूड द एम्पावरिंग एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड एस्टैब्लिशिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी टू मॉनिटरिंग द फिशिंग वेसल्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि मेनली यही फोकस किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोग जो है आपका रेगुलेटरीज जो है हमारी या अथॉरिटीज हैं या जो हमारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैरीटाइम जो आपके जोन्स हैं इंडिया के अंदर उसमें फर्दर आपका 1981 एक्ट के तहत क्या हम जो ऐसी एक्टिविटीज है जिनको प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनको बैन कर सकते हैं, ताकि आपका मैरीन जो एनवायरमेंट है या इकोसिस्टम है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। इसके अलावा लाइसेंसिंग को लेकर, आइडेंटिटी कार्ड को लेकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रियल क्राफ्ट पोर्टल वाइल बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई कार्ड आर इशू टू मेरीन फिशरीज फॉर द सिक्योर आइडेंटिफिकेशन। मतलब जो मेरीन एरिया के अंदर फिशिंग करते हैं उन लोगों को स्पेसिफिक आपका आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जा रहा है ताकि कोई भी बिना लाइसेंस के वहां पर आपका फिशिंग ना कर सके, और यानी कि जो ओवर एक्सप्लोटेशन वहां पर फिशिंग हो रहा है या फिर दूसरी कंट्रीज के जो फिशरमैन वहां पर आ जाते हैं तो वो फिशिंग ना कर सके। तो ये एक प्रकार से अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकने के लिए और आपका जो मेरी इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए ये आपके एफर्ट लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉडर्नाइजेशन के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ब्लू रेवोल्यूशन के स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को और ट्रैकिंग डिवाइसेस को जैसे कि VHF, DAT, NAVIC एंड ट्रांसपोंडर्स को डेवलप करने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नेशनल रोल आउट प्लान जो है जिसके अंदर 1 लाख मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड वेसल्स को इसरो NSIL के तहत आपका डेवलप किया गया है। और इसके साथ यहां पर उनकी मॉनिटरिंग, सर्विलेंस एंड IMBIL अलर्ट डिवाइसेस आर फ्री फंडेड जॉइंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट। यानी कि यहां पर क्या है कि ये जो डिवाइसेस हैं वो फ्री आपकी यहां पर अवेल करवाई जा रही है, आपके वो अवॉर्ड की जा रही है, जिसके अंदर सेंटर और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इस खर्च को वहन कर रही है। इंडिया का जो है सेवरल कंट्रीज के साथ MOU भी साइन हुआ है क्रॉस बॉर्डर फिशरीज इश्यूज को लेकर, जैसे कि बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम आपका है बांग्लादेश के साथ, मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ, जिसके तहत आपका कोऑपरेशन और टेक्निकल सपोर्ट्स के तहत हमारे किसानों का या जो फिशरमैन्स हैं उनका फायदा करने के लिए और उनका नुकसान ना हो, उसका नुकसान कम से कम हो, या फिर किसी प्रकार से जो कॉमन जोन है उनमें जो फिशिंग की जा रही है उसको लेकर जो है अगर कोई आपका किसी प्रकार का झगड़ा है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके और आने वाले टाइम में फिशरी सेक्टर को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत मार्च 2025 तक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा एक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है FAO के साथ यहां पर साइन किया गया है, जिसके अंदर ब्लू पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। मई 2025 के अंदर आपका एक ज्वाइंट वर्कशॉप जो है फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक के साथ या कि जो ADF है उसके साथ इको फिशिंग पोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो है आपका एक वर्कशॉप असाइन की गई थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू चेन एनहेंसमेंट के अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फोकस किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, ताकि फिशरीज वैल्यू चेन एडिशंस और उनके प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इसको और हाइजीनिक जो प्रमोट है हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए जो है इसको आपका सपोर्ट किया जा रहा है। It specifically support the high density aquaculture technology like the recirculatory aquaculture system and biofloc culture system। तो recirculatory aquaculture system के तहत क्या होता है, system remove waste and impurities allowing the same water to be used again and it is ideal for the farming fish in high number and using very little land water। RAS help in the conserve resource while maintaining the healthy condition for the fish growth। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उन एरियाज के अंदर जहां पर पानी की कमी है या फिर क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है तो वहां पर सेम वाटर को अगर बार बार यूटिलाइज करना है तो इसमें क्या किया जा रहा है कि आपके वेस्टेज और इंप्यूरिटीज को पानी में से बाहर निकाल दिया जाता है और वाटर को दोबारा फिशरीज के लिए आपका यूटिलाइज किया जा सकता है। बायोफ्लोक सिस्टम के तहत आपको सबको पता ही है इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि भाई आपके रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट इन वाटर यूजिंग द बेनिफिशियल माइक्रोब्स एंड दीज माइक्रो। अब देखो क्या करते हैं कि इसके अंदर आपके वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है, किसके द्वारा, माइक्रोऑर्गेनिम्स के द्वारा। अब इन माइक्रोऑर्गेनिम्स को क्या किया जाएगा, आपके वाटर के अंदर पुट आउट कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं कि वहां पर जो आपके माइक्रोऑर्गेनिम्स हैं वो क्या करते हैं, बायोफ्लोक बना लेते हैं। एक प्रकार से ये कह सकते हो कि क्लंप बन जाते हैं जिसके अंदर आपका हम उसको यूज कर सकते हैं नेचुरल फीड के लिए और आपका वाटर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। जिसके तहत आपके एक तो पानी को एक्सचेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और साथ साथ में वो आपका हाई डेंसिटी फिशिंग फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मिनिमल रिसोर्सेज के साथ बहुत बेहतर आपका रोल प्ले कर सकता है। एंड इट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी व्हाइल बीइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली, अर्निंग इन द नेम ऑफ ग्रीन सूप और हेट्रोट्रॉफिक पॉन्ड इन एक्वाकल्चर सर्कल। मतलब अगर आपको नाम सुनने को मिले कि ग्रीन सूप या फिर हेट्रोट्रॉपिक पॉन्ड तो इसका मतलब हम लोग बायोफ्लोक सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसके तहत माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यूज करते हुए जो वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रिशंस हैं उनको एक प्रकार से एक्युमुलेट किया जाता है और फिर उसको एज ए फिश फीडिंग के लिए या फिर हमारे जो वाटर है उसको इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए आपका प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके तहत 2020-21 से लेकर 2024-25 तक
टोटल आपके 12,000 आरएएस यूनिट को अप्रूव किया जा चुका है, टोटल कॉस्ट जिसकी 902 करोड़ रुपए थी। सेंट्रल शेयर जिसमें 298 करोड़ रुपए था, और 4,205 बायोफ्लोक यूनिट को अप्रूव किया जा चुका है, जिसके अंदर 523 करोड़ रुपए की टोटल लागत रही, और सेंट्रल शेयर इसमें 180 करोड़ रुपए का था। तो ये टोटल यहां पर अमाउंट आपकी जो है डिस्बर्स की गई थी। तो ये आपका ओवरऑल यहां पर फिशरीज का डेवलपमेंट था। काफी बड़ा सेशन रहा, लेकिन इस सेशन के अंदर मैंने कोशिश की कि सारे फंडामेंटल जो है वो आपके क्लियर हो सके, और जितने भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं या जो फंड आपका एलोकेट किया गया है अलग अलग जो है तौर पर, तो वो आपके सामने मैं रख सकूं। तो मैंने कोशिश की है, फिर भी अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो माफी चाहता हूं, और आने वाले टाइम के अंदर इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशंस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और अगर कहीं भी किसी प्रकार से आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।